हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। तो ये कंपनी जिसका नाम है लुमिनो इंडस्ट्री, जिसका आईपीओ 27 से 31 अगस्त के बीच में खुल रहा है। 82 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और लगभग 2500 करोड़ रुपीज की वैल्यू लगाई है। 700 करोड़ रुपीज टोटल मिला के कंपनी उठा रहे, 500 कंपनी के पास में जा रहे हैं और 200 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स उनकी जेब में जा रहा है। आफ्टर द आईपीओ प्रमोटर्स के पास में 72% मालिकाना हक रह जाने वाला है। और ये पर्टिकुलरली कंपनी काम क्या करती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी है और ईपीसी मतलब प्रोजेक्ट्स भी लेती है कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइनिंग से रिलेटेड लेती है। किस तरीके से, आगे बात करते हैं उसके बारे में। अभी पैसे उठा तो रही है, बट करेगी क्या उन पैसों का, तो यहाँ पर लोन चुकाएगी मेनली। इसके अलावा जो इसके जो प्रोजेक्ट्स ये कंपनी लेती है उसको कंप्लीट करने के लिए पैसों की जरूरत है, और साथ में थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस कंपनी को करना है अपने फैक्ट्रीज के अंदर में। आज के दिन जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल्स एंड कंडक्टर्स, जो तार बनाती है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 80% पे, पिछले साल भी 80 थी, इस साल भी 80% के आसपास में ही है। सो इनको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो जो आईपीओ का पैसा है थोड़ा बहुत वहाँ पे मशीनरी वगैरह ऐड करने में जा रहा है। अभी बेसिकली कौन सी वायरिंग्स वगैरह बनाती है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेती है, और उनमें जो एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है एक पिलर से दूसरे पिलर की वायरिंग एक बनाती है। साथ में ही बाद में जब पिलर से लेके जो छोटी लाइनें जो होती हैं, लो टेंशन लाइनें, वो वायरिंग भी कंपनी बनाती है। और बाद में जो नॉर्मल केबल्स जो घरों में यूज होती है वो भी कंपनी बनाती है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स भी किससे रिलेटेड लेती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कि एक जगह से दूसरी जगह पावर को पहुंचाए, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए खंभे रोड की आपके घरों तक बिजली पहुंचाना, ये जमीनों के यहाँ से इनके जो पिलर्स गाड़ के इसे बिजली को पहुंचाना, सब स्टेशन लगाना। राइट, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी लेती है। साथ में इलेक्ट्रिकल ये जो सोलर पावर, ऑब्वियसली बिजली बनाएंगे तो वहां से बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी पड़ेगी, तो वो प्रोजेक्ट्स लेती है। बाकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट्स भी रहती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और बिजली बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेंटेनेंस नए लगाने वाले प्रोजेक्ट्स देती है। राइट, यू गॉट द बेसिक आइडिया। अब इनका जो मेनली रेवेन्यू होता है वो कहाँ से आता है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से इनका 70% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा सारा ईपीसी से लास्ट ईयर के रेवेन्यूज को देखते हुए आया है 30% के आसपास। पिछले साल ये जो ईपीसी से 35% था, इस साल मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में वहां से अलग से नहीं बता रखा है कि एल्यूमिनियम के लिए कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन है, केबल्स के लिए कितना है, तो हमें क्या अंदाजन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख के पता कर पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम जो तार हैं उनका यहाँ पर यूटिलाइजेशन उनका काम बढ़ा है, जबकि दूसरी जो पावर केबल्स हैं उनका यहाँ पर यूटिलाइजेशन कम हुआ है। अब इनके पास में ऑर्डर बुक भी है, ईपीसी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी 2000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है, अलग अलग रीजन पार्ट ऑफ इंडिया के। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर बुक भी इनके पास लगभग 1100 करोड़ की पड़ी हुई है। पिछले साल के मुकाबले जो ऑर्डर बुक है मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ी है, और 2024 के मुकाबले यहाँ पर स्टिल एक सिग्निफिकेंट वहीं पे चल रही है। जो ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, बिकॉज जितने ज़्यादा ईपीसी प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का माल भी जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब ईपीसी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी तो खुद का ही माल उठाएगी। तो मुझे तो लग रहा है जो मोटा मोटे तौर पे ये लग रहा है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू ही इसलिए की है कि अ, बाहर वाले जो थर्ड पार्टीज हैं उनको पेमेंट ना देना पड़े, या फिर उन्होंने ईपीसी प्रोजेक्ट्स इसलिए लेना चालू किए हैं कि अल्टीमेटली माल कैसे तो बिके। अभी लोन तो चुकेगा ही, इसके साथ में एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 है जहाँ की क्षमता मेट्रिक टन 31,000 की है। एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 42,000 मेट्रिक टन की बढ़ जाएगी आफ्टर दी आईपीओ। अब यहाँ पे कंपनी की शुरुआत 1989 के अंदर में एज ए पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ पर खोला था, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर में। फिर इन्होंने एपीसी प्रोजेक्ट 2006 में लेना चालू किया था। दैट मीन्स पहले मैन्युफैक्चरिंग में आए थे, फिर ईपीसी में आए थे, मतलब माल को बेचना चाहिए। अब थोड़ा सा नंबर्स को देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट की जो टोटल मिला के आज के दिन साइज है लगभग 5200 करोड़ की है। इसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इज 729 करोड़। बाकी मोस्टली उधारी है, एंड यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं।
अब ये कंपनी का क्या पूरा काम मिक्स में है, ईपीसी भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, सो डिफरेंशिएट कर पाना कि कौन सा किस चीज़ की उधारी है एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा यहाँ पे। बाकी ओवरऑल बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो नॉर्मल नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं, सॉरी रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1400, 1900 एंड 2100, सॉरी 2000, तो लगभग रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज नहीं है 25 से 26 के बीच में, जबकि 24 से 25 में अच्छा खासा इंक्रीज है बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी ने अपनी बढ़ रही थी, सॉरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम था, तो यूटिलाइजेशन बढ़ा तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा, बट अब जो है आईपी के पैसों से कंपनी यूटिलाइज कैपेसिटी फिर बढ़ा रही है तो फिर से यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो रेवेन्यूज फिर से इंक्रीज हो सकते हैं। अब लेट्स सी कि कंपनी के एबिटा किस तरीके से इफेक्ट हुए हैं इस रेवेन्यू के कुछ खास इंक्रीज नहीं होने से। लगभग 13% का एबिटा निकाल ले पा रही है, तो कंपनी 2025 में 2026 में देखें तो वही अगेन 13-14% का एबिटा है। अब बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन जो अभी असर आएगा वो थोड़े 1-2 साल बाद में आएगा, बट जो कंपनी लोन चुकाने वाली है उसका जो इफेक्ट है वो भी रिसेंट में देखने को मिलेगा। 337 करोड़ का जो है लोन चुकेगा, तो यहाँ से जो नेट प्रॉफिट में लगभग इसका 5% का इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा आफ्टर द टैक्सेस, दैट कम्स अराउंड 16-20 करोड़ के आसपास में। हम यहाँ पे अप्रोक्स नंबर ले रहे हैं तो 20 को राउंड ऑफ करके लेते हैं यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट के अंदर में 180 करोड़ का यहाँ पर हमें पी रेशियो निकालना पड़ेगा 180 से, तो लगभग 14 का पी रेशियो देंगे, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे रिलेटेड जो दूसरी कंपनी जो इसी सेगमेंट में मोटे मोटे तौर पे काम करती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं जैसे वायरिंग वगैरह, तो उनका जो 58 का पी रेशियो है, इसका बेजल प्रोजेक्ट्स का 80 का है, कल्पतरू का 21 का है, बट यहाँ पे क्या है कि कंपनियां मिक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी वाले, और ईपीसी वाले भी क्या है कि अलग अलग है, दैट मीन्स कि ये जैसे केसी इंटरनेशनल भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम करती है, रेलवे प्रोजेक्ट सिविल प्रोजेक्ट्स भी लेती है, साथ में सोलर एंड ऑयल के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स भी लेती है, तो ये एक मिक्स है, अभी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, मोस्टली इसमें है ईपीसी के अंदर। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी को वैल्यू लगभग ये मतलब मान के चल लो कि 18-19 के आसपास में मिलनी चाहिए, 18-19 के पी रेशियो के आसपास, बिकॉज इसके जो एबिटा मार्जिन हैं काफ़ी अच्छे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको ये प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनी है तो इसका एबिटा मार्जिन आज भी देखने को मिला लगभग 8%, और ये जो बेजल प्रोजेक्ट्स, सॉरी अपार इंडस्ट्रीज है, ये 9% के आसपास में। सो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट बनाने वाली ईपीसी वाली कंपनी है उनके मुकाबले भी अच्छे इसके मार्जिन हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी मार्जिन अच्छे हैं। अब मार्जिन अच्छे क्यों हैं? बिकॉज कंपनी खुद ही प्रोजेक्ट्स कर रही है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अल्टीमेटली बिल फार के गवर्नमेंट को दे रही है, तो इसलिए इस कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, फ्यूचर में भी अच्छे रह सकते हैं, और इसके पास में ऑर्डर बुक भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑर्डर बुक भी अच्छे तरीके से और भी बढ़ सकती है, तो मार्जिन अगेन अच्छे बने रहेंगे। अब लेट्स सी कि इनके पास में 2000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है यहाँ पर, सॉरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी लगभग 1200 करोड़ की है, 1100 करोड़ की है, और 2000 करोड़ की वो है, ऑन एन एवरेज पूरी ऑर्डर बुक कंप्लीट करने के बाद में कंपनी लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए निकाल लेगी। अब यहाँ पे जो कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, ये वैसे तो अच्छी खासी लगा ली है, बट अगेन कमाई वाइज और जो पास के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को देखते हुए, कैपेसिटी इंक्रीज को देखते हुए, आई थिंक यहाँ पर अच्छा इंक्रीज को मिलना चाहिए। लेट्स से कि हवा किस तरफ बन गई तो लगभग 56% पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, दैट इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द मार्जिन्स, जो कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो इन्होंने आरएचपी में बताए। अब एक भाई का सवाल था, अभी कमेंट आया था कि जो कंपनियां हैं कॉम्पिटिटर्स को एक बेकार जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अपनी लिस्ट में दिखाती है आरएचपी के अंदर में, जिससे कि उनकी कंपनी अच्छी देखने को मिले, तो बट ये भी है कि कुछ कंपनियां ऐसा काम करती भी हैं और कुछ कंपनियां ऐसा काम नहीं करती हैं। वो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, मोस्टली जो सही चलती हैं वो दोनों टाइप की कंपनियों का कंपैरिजन दिखाती है आरएचपी में, जो एक लीड है और जो एक बेकार है, तो अब जो कंज्यूमर है उस पे, इन्वेस्टर है उस पे डिसीजन छोड़ देते हैं कि आपको किसके साथ में इसको कंपेयर करना है और आपको किस तरीके से इस कंपनी को वैल्यू लगाना है। हाँ, ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल सही है, कुछ कंपनियां ये काम करती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये शायद ये काम करती हुई दिखाई नजर नहीं आ रही। सो फाइनल व्यू फ्रॉम माय साइड इज लिस्टिंग गेन, हवा अच्छी बन रही है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद अच्छी है, बाकी कंपेरेटिवली भी लिस्टिंग गेन की जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी
एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी ठीक लग रही है फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और दूसरा प्रमोटर्स है उनके पास में स्टेक भी तो अच्छा खासा है, टू दी आईपीओ रह जाने वाला है, तो दैट्स पॉजिटिव। सो आई एम पॉजिटिव लिस्टिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दैट्स ऑल। सी यू।